नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं। इसकी पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी पौधों में अभिगमन की और मनुष्य में अभिगमन की, किसके द्वारा ये जो खाद्य पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, हार्मोन है, इनका अभिगमन होता है। तो जैसा कि हमें पता है खाद्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ या हार्मोन या किसी भी अन्य पदार्थ को शरीर के भागों तक पहुंचाने के लिए, उसके लोकेशन तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे अपन कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब बात करें अगर पौधों की, तो पौधों के अंदर ये जो अभिगमन होता है वो किसके द्वारा होता है? कुछ संवहन ऊतकों के द्वारा, जिन्हें अपन कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जल का जो अभिगमन होता है और खनिज पदार्थों का जो अभिगमन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और कैसे होगा? गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में होता है, उसके विपरीत कार्य करता है, यानी कि ऊपर की दिशा में, ऊपरोमुखी। अगर बात करें खाद्य पदार्थों के अभिगमन की, तो खाद्य पदार्थों का जो अभिगमन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, ऊपरोमुखी भी और अधोमुखी भी, यानी कि सारी ही दिशाओं में होगा। इसके बाद हमने बात की कि मानव के अंदर पदार्थों का अभिगमन कैसे होता है। तो हमारे अंदर होता है एक परिसंचरण तंत्र जो इस कार्य को संपन्न करता है। कौन कौन से अंग है जो इस परिसंचरण तंत्र में मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मुख्य अंग, जो कि क्या है आपका हृदय। पेशी कोशिकाओं का बना होता है हृदय। ये जो हृदय है दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। इससे कुछ वाहिकाएं होती हैं जो कि उस रक्त को शरीर के सारे भागों तक लेकर जाती हैं। 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हमने यहाँ पर देखी थी, धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी क्या होती है? हृदय से रुधिर को लेकर जाती है शरीर के भागों तक। शिरा क्या होती है? शरीर के भाग से रुधिर लेकर जाती है हृदय तक। और आपके केशिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती है जिनके द्वारा ही ऊतकों के बीच में क्या होता है? पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये बात की थी हमने पिछली कक्षा के अंदर। आज की इस कक्षा के अंदर जो परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, दिल थाम के बैठ लो, अब आ गया है दिल का डायग्राम। अब आप कहोगे कि मैम अगर एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर हमसे दिल का चित्र पूछ लिया तो हम इस तरीके से कैसे बना के आ पाएंगे? तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम के अंदर अगर आप वो बना के आते हैं तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए जो हृदय होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज क्या? थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशी कोशिकाओं का बना होता है जिसमें संकुचन और शिथिलन। संकुचन और शिथिलन का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। संकुचन और शिथिलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो संकुचन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऐसे इस तरीके से सिकुड़ गई, यानी कि यू हो गई, वो हो गया आपका संकुचन। शिथिलन का मतलब होता है रिलैक्स हो गई, रिलैक्सेशन, मतलब कि कोई भी चीज जो सिकुड़ी है, जैसे मान लीजिए कोई आपने स्पॉन्ज ले लिया, ठीक है, उसको तुमने ऐसे एकदम दबा दी तो बेचारा वो सिकुड़ गया। जैसे अपन ने उसको छोड़ा तो वो बिल्कुल दोबारा प्रॉपर दोबारा अपनी शेप में वापस आ गया, अपने आकार आकृति में। हृदय का भी ऐसे ही है, पहले इस तरीके से पिचकेगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि उसका शिथिलन हो जाएगा, फिर संकुचन होगा, फिर शिथिलन होगा, जिससे ही आपके ये जो हार्ट बीट है, यानी कि हृदय स्पंदन है, वो आपको सुनाई देती है। अब ये क्रियाविधि इसकी कैसे होती है, इस बात को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी? हृदय की, तो जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक मौजूद होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें से अपने जो 2 कोष्ठक होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, और 2 ही आपके क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक है, ये जो 2 आलिंद होते हैं वो ऊपर और 2 निलय नीचे। 2 आलिंद में एक होता है आपका बायां आलिंद और दूसरा आपका होता है दायां आलिंद। बायां आलिंद और दायां आलिंद। जो निलय होते हैं उसमें भी अपने 2 निलय हैं। कौन कौन से? बायां निलय और अपना दायां निलय। ठीक है,
पहली चीज तो ये समझ ली अपन ने, ठीक है भाई। फिर अपन ने कुछ शब्दावली यहाँ पर देखनी है। क्या? एक तो धमनी। धमनी आपको पता ही है कि धमनी क्या करेगी, हृदय से रुधिर को लेकर जाएगी शरीर के भागों तक। दूसरा आपको यहाँ पर समझना है शिरा। शिरा क्या होती है आपकी, जो कि शरीर के भागों से रक्त लेकर जाएगी हृदय में, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पर समझना है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं ऊतकों में, जिसकी वजह से ही ऊतकों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तीसरी चीज हो गई। चौथा शब्द जो आपको यहाँ पर समझना है वो होगा महाधमनी। क्या होगा, महाधमनी। इसका मतलब क्या है, धमनियों में धमनी, महाधमनी कहते हैं ना, धमनियों में धमनी, महाधमनी। यानी कि एक मुख्य बड़ी धमनी होती है जो क्या करेगी, शरीर जो ये हृदय है उससे शुद्ध रुधिर लेकर जाएगी आगे, और फिर ये महाधमनी आगे जाके खुलती है अलग अलग छोटी छोटी धमनियों में, जिससे जो रुधिर है वो शरीर के सारे भागों तक पहुंच सके, ठीक है। तो महाधमनी क्या होती है, एक बड़ी धमनी होती है जो कि इस हृदय से निकलती है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर बात करेंगे एक फुफ्फुसीय धमनी की और एक फुफ्फुसीय शिरा की, ठीक है। क्या फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा क्या होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, इनका क्या कार्य होता है। फुफ्फुसीय, ठीक है, शिरा, तो इन सब के बारे में पहले तो ये शब्दावली देख ली आपने, कौन क्या कार्य करती है समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो अपना हृदय है उसकी क्रियाविधि होती किस प्रकार से है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए इसकी क्रियाविधि का, तो आप ये वाला डायग्राम वहां पर बनाकर आके सकते हैं, ठीक है। चलो देखो कितने कोष्ठक हैं, हमें पता है कि हमारे हृदय के अंदर होते हैं 4 कोष्ठक, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसको याद रखोगे, जैसे मैं खड़ी हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। तो जो बायां हाथ है बिल्कुल इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर बायां कर दो और ये दायां है तो यहाँ पर दाई चीजें कर दो। ऊपर वाले जो है दोनों वो क्या है, आलिंद, दोनों नीचे वाले क्या है, निलय। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, बायां आलिंद हो गया। ये क्या है आपका, बायां आलिंद है, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा आपका, बायां निलय। क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हुआ आपका, दायां आलिंद हो गया, दायां आलिंद। और ये यहाँ पर क्या है आपका, दायां निलय है, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम, LA। आलिंद को अपन कहते हैं एट्रियम और लेफ्ट का मतलब है बायां, तो इसीलिए यहाँ पर LA लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है RA यानी कि राइट एट्रियम। यहाँ पे लिखा हुआ है RV यानी कि आपके यहाँ पर क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए 4 कोष्ठक हो गए हृदय के, ठीक है भाई। यहाँ पर आपके क्या है, मान लीजिए ये है आपके फुफ्फुस, ठीक है। ये यहाँ पर आपके क्या है, फुफ्फुस है। ये हो गए अपने फुफ्फुस यानी कि लंग्स। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन आएगी, जब अपन सांस अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन जाके मिक्स होगी किसमें, उस रुधिर में। तो जो रुधिर होगा वो कौन सा रुधिर होगा, शुद्ध रुधिर। ऑक्सीजन वाला रुधिर होगा शुद्ध रुधिर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, शुद्ध रुधिर का मतलब क्या है, शुद्ध रुधिर से अपना मतलब है ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। अशुद्ध रुधिर का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो शुद्ध रुधिर है, जो शुद्ध रुधिर है वो कहाँ से कहाँ आएगा, इस बाएं आलिंद से शुद्ध रुधिर आएगा आपके किसके अंदर, इस बाएं निलय के अंदर। यानी कि ये जो बायां आलिंद है वो क्या होगा, संकुचित होगा। यानी कि जब से तुम मान लो कि कोई बोतल है, उसमें से तुम्हें कोई चीज निकालनी है तो तुम उसको एकदम ऐसे भींच देते हो, उसको संकुचित कर देते हो। तो ये क्या होगा, इस तरीके से संकुचित होगा तो रक्त किस में आ जाएगा, बाएं निलय के अंदर,
ठीक है। अब बाएं नीले से क्या होगा, एक बड़ी धमनी निकलती है जिसे अपन कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। अब ये महाधमनी आगे जाके धमनियों में विभक्त होती है और उन्हीं धमनियों के द्वारा ये जो रुधिर है वो कहाँ जाता है, शरीर के सभी भागों तक जाता है। कहाँ तक, तो जो शुद्ध रुधिर है वो शरीर के भागों तक चला गया, शरीर के सभी भागों तक। कैसा रक्त गया है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि O2 रुधिर, ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है वो शरीर के भागों तक चले गया। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। ठीक है। अब यहां से क्या होगा, शिराएं निकलती है। शिराएं कहाँ जाती है, शिरा आपके जाती है दाएं आलिंद में। ये शिरा का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन वाला रुधिर तो मिल गया शरीर के भागों को, अब वहां से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर से मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर है वो कहां पर आएगा, आपके इस दाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा। दाएं आलिंद में रुधिर आने के बाद ये किस में आता है, दाएं निलय के अंदर आता है। ठीक है। अब इस दाएं निलय से जो रुधिर होगा वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके आगे। अब इन लंग से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि विशेष प्रकार की धमनी और विशेष प्रकार की शिरा होती है जो कुछ कार्य करती है। क्या, हमें पता है कि शिराओं ने क्या काम किया, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाने का काम किया। धमनी ने क्या काम किया, शुद्ध रुधिर को शरीर के भागों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक विशेष प्रकार की धमनी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करेगी, ये वाला जो अशुद्ध रुधिर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर, वो कहां पर लेकर जाएगी, इस लंग्स तक लेकर जाएगी, इन फेफड़ों तक लेके जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा अंदर आई और फेफड़ों के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है वो किस में आकर मिक्स होती है, रुधिर में आके मिक्स होती है। तो बाएं आलिंद में जो शुद्ध रुधिर में आके आपके ऑक्सीजन मिक्स हो रही है वो किन विशेष प्रकार की, एक फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। कौन सी, फुफ्फुसीय शिरा। वैसे शिराओं का क्या काम है, अशुद्ध रुधिर लेकर जाने का हृदय को, बट यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है, शुद्ध रुधिर लेकर आती है। कहां पर, इस बाएं आलिंद के अंदर। तो ये विशेष प्रकार की फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा होती है। तो यहाँ पर ये पूरी क्रियाविधि होती है किसकी, ये पूरी क्रियाविधि है आपके परिसंचरण तंत्र की। अगर आप परीक्षा के अंदर इस प्रकार का डायग्राम बनाकर आते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ पर। चलिए देखिए, हृदय शक्तिशाली पेशीय अंग है जो दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, ऊपर वाले दोनों आलिंद, नीचे वाले दोनों निलय। फिर देखिए, हृदय विशिष्ट पेशी कोशिकाओं का बना होता है जिसे हृदय पेशी तंतु कहते हैं, जो बिना थके निरंतर संकुचित और शिथिल होती रहती है। संकुचन और शिथिलन एक क्रम में होता है जिसके फल स्वरूप आपके क्या उत्पन्न होती है, हार्ट बीट। हृदय रुधिर को वाहिकाओं में संचालित करता है। अब किस प्रकार से आपका रुधिर जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। हृदय के लयनात्मक स्पंदन से विभिन्न अंगों में पदार्थों का सही अभिगमन रुधिर द्वारा होता रहता है। 1 मिनट में एक सामान्य हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कितनी बार, 72 बार जो है धड़कता है। हृदय स्पंदनों की अपसामान्यताओं का पता लगाना किसके द्वारा लगाया जाता है, ईसीजी के द्वारा। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, सीरियल में, मूवी में, कि भाई किसी को दिल का दौरा पड़ा है, किसी को सांस ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई है, किसी के अंधा पड़ गया है बिल्कुल आदमी, तो उसके फिर वो एक कंप्यूटर सा होता है, उस पर वो लाइन सी आती रहती है, बिल्कुल सीधी लाइन हो गई तो मतलब निकल गया आदमी। देखते ना, ये वही है क्या, आपके ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। कोई भी, जैसे हार्ट अटैक आया मान लीजिए किसी इंसान को,
तो इसी ईसीजी के द्वारा ही पता लगाया जाता है। ठीक है, देखिए ये पूरी क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, यानी कि बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, किस तरीके से रुधिर गया है, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी है। यही चीज यहाँ पर इसमें बता रहा है। तो जो मैंने आपको डायग्राम समझाया है आप उसको परीक्षा के अंदर बना के आ सकते हो। क्लियर है? चलिए देखिए, रक्तदाब किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। कहते हैं ना हम कि अरे भाई मेरे को टेंशन मत दे, मेरा तो बीपी हाई हो जाएगा। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। जो धमनियां होती है ना, उनकी दीवारों के विरोध में जो बल लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कहते हैं। अब ये जो रक्तदाब होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mmHg। परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य वैल्यू कितनी होती है किसकी, रक्तदाब की। ठीक है, रक्तदाब मानव में परिसंचरण तंत्र की रूपरेखा को साधारणतः इस आधार पर नापा जाता है कि यह पारे के कॉलम को कितना ऊपर धकेलता है। और जिस यंत्र के द्वारा, जिस युक्ति के द्वारा आपका ये मापा जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब, उसको अपन क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा ना कि कभी बीपी नपाते हैं तो वो एक पट्टा सा लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर वो एक दूसरे हाथ में वो भोंपू सा होता है कुछ, उसको दबाते जाते हैं, वो पट्टा फूल जाता है। फिर उसमें देखते हैं वो एक रीडिंग वाला आता है, उसमें पारा होता है, वो कितना ऊपर जा रहा है ना। तो उसकी सामान्य जो वैल्यू होती है वो होती है 120/80 यानी कि 120/80 mmHg। ठीक है, कुछ इस तरीके से नापते नहीं नापते बीपी, आपका जो हाथ है उसमें से पट्टा बांध देते हैं ऐसे और फिर इसको लगा देते हैं। फिर आजकल ये ऑटोमेटिक आ गया है, पहले तो बिल्कुल ही मतलब वो उस हाथ से पंप करते थे, फिर उसमें देखते थे पारा कितना ऊपर गया। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, बिल्कुल बस आपने बांधा, उसमें आपको पता चल जाएगा भाई कितना है आपका बीपी। इस तरीके से अपन यहाँ पर बीपी का पता लगाते हैं। जब निलय संकुचित होता है तब धमनियों में रक्तदाब सबसे अधिक होता है। निलय जब संकुचित होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है आपका, ये है हृदय और ये क्या है, आलिंद। आलिंद से रक्त किस में आया, निलय में। निलय से जाएगा शरीर के भागों तक, तो निलय से ही तो रुधिर धमनियों में जा रहा है, तो एकदम से ये जो निलय है वो संकुचित होगा, तो आगे धमनियों पे रक्तदाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उन पे प्रेशर लगेगा। तो एक स्वस्थ जवान मनुष्य में लगभग 120 mmHg होता है। जब निलय शिथिल होते हैं यानी कि रक्त भेज दिया एकदम धमनियों में, फिर वो रिलैक्स हो गए, तब धमनियों में रक्तदाब कम होता है और कितना होता है, 80 mmHg होता है। तो जब आपके संकुचित होंगे तो 120 और बिल्कुल शिथिल होंगे तो 80, तो इसीलिए सामान्य वैल्यू क्या होती है, 120/80। अतः एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। इसके लिए कौन सा यंत्र, स्फिग्नोमैनोमीटर काम में लिया जाता है, आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए, नाड़ी की दर यानी कि आपके पल्स रेट किसे कहते हैं, हृदय के स्पंदन को हम कुछ धमनियों से हल्के धक्के के रूप में महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से हाथ रख के हम अपनी जो पल्स रेट है वो चेक करते हैं, यहाँ पे साइड में यहाँ पे हाथ रख के चेक करते हैं। तो यह धमनियाँ शरीर की ऊपरी सतह पर होती है, जैसे कि कलाई में, जबड़े के नीचे, गर्दन में, जो कि पृष्ठ सतह पर स्थित है। तो अपन चेक करते हैं ना कि भाई हाँ भाई तेज चल रही है, कम चल रही है, क्या दिक्कत है। नाड़ी की दर स्पंदन के दर के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर ये बात हुई अपनी किसकी, परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि की। एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए तो आराम से कर सकते हैं। देखिए, जो अपना हृदय होता है उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। आपके जो हृदय है उसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। जो आपका बायां आलिंद होता है, बाएं आलिंद से रुधिर आएगा बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा ये रुधिर आगे जाके धमनियों में और फिर आपके शरीर के भागों तक पहुंचता है, शुद्ध रुधिर। फिर शरीर के भागों से शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रुधिर लेके आती है दाएं आलिंद के अंदर।
दाएं आलिन से रुधिर आएगा आपका दाएं निलय में और फिर आपके फुफ्फुसीय धमनी होती है जो इस रुधिर को लेकर जाती है फुफ्फुस तक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आपके फुफ्फुसीय शिरा होती है जो शुद्ध रुधिर लेकर आती है हृदय तक। तो ये तो बात हुई परिसंचरण की। फिर आपके बात करते हैं रक्त दाब की। तो धमनियों के जो दीवारों के विरोध में जो दाब लगता है उसे अपन रक्त दाब कहते हैं। सामान्य वैल्यू कितनी होती है? 120 80 mmHg होती है। किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये बात हुई अपने परिसंचरण की। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।